आप सभी का वेलकम है जियो पॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 9 सितंबर को इजरायली अटैक हुआ जो कतार के अंदर हमास के टॉप लीडर्स को टारगेट करने के लिए, उसके क्या इम्प्लीकेशंस रहे और उसके बाद इंडिया की डिफेंस और सिक्योरिटी टाइज में क्या चेंजेस आए हैं पूरी दुनिया में, ये समझने की आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। तो मैं आज कतार के ऊपर इजरायली हमला हुआ उसकी बात क्यों कर रहा हूँ और उसका इंडिया से क्या लेना देना है, क्योंकि यही जो 9 सितंबर को अटैक हुआ उसके बाद 16 सितंबर को सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील साइन की जिसके अंडर दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया कि दोनों कंट्रीज़ मिलके किसी भी अग्रेसर के अगेंस्ट लड़ेंगे और एक कंट्री के ऊपर अटैक दोनों कंट्रियों के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये वैसा ही सिमिलर सी बात है जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है, जो वो ये बोलता है कि अगर नेटो की एक कंट्री के ऊपर अटैक हो गया तो सारी कंट्रियों पर अटैक माना जाएगा। तो ये जैसे 9/11 में जब अमेरिका पे अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे, तो उसके बाद सारी कंट्रीज जो भी नेटो के मेंबर हैं उन सब ने अलकायदा के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी थी। तो नेटो का आर्टिकल 5 जैसा सिमिलर ये एक डिफेंस पैक्ट है जिसमें सऊदी और पाकिस्तान ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे इन द केस ऑफ एग्रेशन और वॉर। बट मैंने स्टार्ट ये कतार से क्यों किया, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कतार के ऊपर जो 9 सितंबर को अटैक हुआ बहुत मेजर अटैक था। वो अटैक मेजर इस सेंस में था कि कतार को स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है मिडिल ईस्ट का। वो स्विट्ज़रलैंड इसलिए बोला जाता है कि कतार हमेशा से ही एक डिप्लोमेटिक कंट्री रहा है। साइज़ में छोटा है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन ऑयल रिच और गैस रिच कंट्री है। इंडिया बहुत ज़्यादा एलएनजी कतार से ही लेता है। कतार ने 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप को भी होस्ट कराया था। तो कतार एक इंपॉर्टेंट कंट्री है गल्फ में भी और पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी। और बेसिकली कतार को स्विट्ज़रलैंड इसलिए बोला जाता है मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में, क्योंकि कतार मेजर कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर चल रही है उनके जो पीस हेडक्वार्टर्स है उनको होस्ट करता है। जैसे 9/11 के बाद जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया तो अफ़गानिस्तान ने अपना पॉलिटिकल ऑफिस दोहा में खोला कतार के अंदर। अभी हमास का भी जो मेन ऑफिस है गाजा वॉर और उससे पहले भी, तो वो कतार के अंदर ही है। तो कतार सेम स्विट्ज़रलैंड जैसा ही रोल प्ले कर रहा है कि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है एशिया रीजन में उनका नेगोशिएटिंग ग्राउंड बन रहा है बेसिकली, जहाँ पर जाके आप नेगोशिएट कर सकते हो। और एक अपने आप को डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनाने की कोशिश कर रहा है और अपने स्टेटस को काफ़ी बढ़ा दिया है उसने पिछले सालों में। एक तो ये डिप्लोमेटिक एनक्लेव बना के दोहा को, और साथ में फुटबॉल वर्ल्ड कप करा के, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री के लिए इतना बड़ा इवेंट कराना कोई छोटी बात नहीं है। तो कतार एक इंपॉर्टेंट कंट्री है गल्फ रीजन में और पूरे एशियन पॉलिटिक्स में। अब कतार के ऊपर जो हमास का वहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ नेतन्याहू और इजरायली एयरफोर्स ने अटैक क्यों किया। अब बेसिकली जो रीज़न दिया गया है इसराइल की तरफ से वो ये है कि यहाँ पर हमास के जो टॉप लीडर्स हैं वो छुपे हुए हैं, तो हमें उनको टारगेट करना था, इसलिए हमने उनको अटैक किया। लेकिन कोई भी हमास का टॉप लीडर नहीं मारा गया, 6 लोग मारे गए, छोटे मोटे लीडर मारे गए, लेकिन जो मेन टॉप ब्रास है वहाँ का मिलिट्री का हमास का वो सब के सब सेफ थे। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठा कि ये अटैक किया क्यों गया, अगर कोई मेन अचीवमेंट भी नहीं मिली इस अटैक करके तो क्या रीज़न रही। इसके 2-3 मेन रीज़न है। सबसे पहले हम नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये अटैक क्यों किया। अभी वर्ल्ड पे पूरे पे प्रेशर बन रहा है नेतन्याहू के ऊपर पूरे वर्ल्ड की तरफ से कि आप सीज़ फायर कर लो गाज़ा के अंदर हमास के साथ, क्योंकि हमास अभी बहुत वीक हो गया है और गाज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ फेमाइन जैसी सिचुएशन हो रखी है, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि ये क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी है। तो अब इसके बाद हमास के पास कुछ ऐसा मिलिट्री कैपेबिलिटी बची नहीं है कि वो इसराइल के लिए थ्रेट हो सकता है आने वाले नियर फ्यूचर में। लेकिन इसराइल में जो प्राइम मिनिस्टर अभी बेंजामिन नेतन्याहू वो इस वॉर को नहीं रोकना चाहते, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के केसेस चले हुए हैं, जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया था। और अभी उनके लिए ये एक प्रिटेक्स है गाज़ा वॉर अपने आप को ऑफिस में होल्ड करने के लिए। उनको पता है जैसे सीज फायर होगा वॉर खत्म होगी तो चुनाव होंगे इसराइल के अंदर और नेतन्याहू के लिए जीतना ये बहुत मुश्किल होगा। तो नेतन्याहू अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए और ये जो सीज फायर की प्रोसेस है गाज़ा में इसको स्पॉइल करने के लिए उन्होंने ये अटैक किया है, वरना कोई रीज़न बनता नहीं, क्योंकि हमास का तो हमेशा से हेडक्वार्टर रहा है कतार, और कतार और इसराइली रिश्ते भी अच्छे हैं, इतने ख़राब नहीं है। और कतार ने जितना भी एड दिया है पिछले ईयरों में गाज़ा में इसराइल के साथ एग्रीमेंट करके ही हेल्प किया है हमास और गाज़ा के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी नेतन्याहू ने अटैक करके बेसिकली मिडल ईस्टर्न रीजन को हमेशा ही बॉयल करके रखो ताकि वो अपना सर्वाइवल इजरायली सोसाइटी में बनाए रखें, इजरायली पॉलिटिक्स में बनाए रखें। एक रीज़न और ये है कि अभी ईरान बहुत वीकन हो गया है। ईरान जो मेजर पहले
थ्रेट था इजरायली सिक्योरिटी को, वो पिछले दिनों में वीक हो गया जब से गाजा वॉर स्टार्ट हुई है, क्योंकि उसकी जो प्रॉक्सीज है मिडिल ईस्ट में, जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान के अंदर, वो वीक हो गया। उसका लीडर जो था हिजबुल्लाह का हसन नसरल्लाह, उनको बंकर में ही मार दिया इजरायली एयरफोर्स ने, और इजरायली काफ़ी सक्सेसफुल रहे हिजबुल्लाह के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में, जो नॉर्थ में उनके लिए एक थ्रेट है। साउथ में हमास भी अब बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, वो भी एक तरह से ईरानियन प्रॉक्सी था, तो वो भी वीक हो गया है, तो वहाँ से भी अब इसराइल को कोई ज़्यादा थ्रेट रहा नहीं है। सेम सीरिया में असाद जो एक प्रॉक्सी था इसराइल का, ईरान का और रशिया का, वो भी अब पावर से बाहर चला गया है। तो ये सारे जो उन्होंने प्रॉक्सीज बना रखी थी ईरान ने सीरिया के अंदर असाद के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू लेबनान में, या फिर गाजा में हमास के थ्रू, या इवन हुतीज़ के थ्रू यमन में, तो ये सारी प्रॉक्सीज अब वीक हो गई हैं और इसराइल के लिए अब ईरान इतना मेजर थ्रेट रहा नहीं है। और अभी पिछले 2-3 महीनों पहले मई में अभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी इसराइल और ईरान के बीच में, जिसमें इसराइल की एयर सिक्योरिटी क्लियरली दिखाई दे रही थी। तो इसराइल के लिए अब ईरान को इतना बड़ा थ्रेट रहा नहीं है, थ्रेट है लेकिन अब इतना मेजर थ्रेट नहीं है जो आज से 2-3 साल पहले था। लेकिन अब एक नया थ्रेट इमर्ज हो रहा है इसराइल के अगेंस्ट मिडिल ईस्टर्न रीजन में, वो है टर्की। अब ये टर्की वाला एक्सिस बेसिकली टर्की नहीं है, जो अभी मोहम्मद अल शर्रा जो अभी नए सीरिया के लीडर बने, पहले गुरिल्ला फाइटर थे, अल नुसरा फ्रंट के लीडर भी रहे हुए हैं, जिसको पहले अलकायदा इन सीरिया भी बोलते हैं, तो ये अब सीरिया के प्रेसिडेंट बन गए और असाद को इन्होंने हटा दिया है। तो ये बेसिकली बैक्ड बाय टर्की ही है। तो टर्की का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सीरिया के अंदर। टर्की इजिप्ट और लीबियन एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ पर फैक्शंस को सपोर्ट कर रहा है जो वहाँ पर लड़ाई चली हुई है उसमें। तो टर्की का इन्फ्लुएंस पूरे बढ़ता जा रहा है और कतार और टर्की काफ़ी क्लोज एलाइज हैं, और इन्होंने सीरियन सिविल वॉर जब से स्टार्ट हुई तब से बहुत ज़्यादा फंड किया था असाद के अगेंस्ट जो फोर्सेस लड़ रही थी वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं कतार को टारगेट करके बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की जा रही है इसराइल के थ्रू कि हम अब हमारा जो नेक्स्ट फ्रंटियर है वो टर्की और कतार है, जो ये एक्सिस है इसको हमें वीक करना है मिडिल ईस्टर्न रीजन के अंदर। तो ये भी एक रीज़न है कतार के ऊपर अटैक होने का। लेकिन कतार के अटैक के बाद ये सऊदी और पाकिस्तान वाली डील कैसे होगी, इसका क्या लेना देना है, इससे ये समझने की भी हमें थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। सऊदी ने हमेशा ही पाकिस्तान की हेल्प की है, जब भी पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है तब उनको लोन दे के या फिर उनके जो एनर्जी नीड्स हैं उनको फुलफिल करके। तो सऊदी और पाकिस्तान का रिलेशन अच्छा रहा है, और कई लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि 80s और 90s में जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया था उसको फाइनेंस सऊदीज़ ने किया था। तो सऊदीज़ हमेशा से ही क्लोज अलाइज रहे हैं, लेकिन अब ये एग्रीमेंट करने की ज़रूरत कहाँ आई पाकिस्तान के साथ, ये जो डिफेंस एग्रीमेंट किया गया है। इसका मेन रीज़न ये है कि अब पहली बात तो ये सऊदी अपनी सिक्योरिटीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। पहले सऊदी हमेशा से ही अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऊपर डिपेंडेंट रहा। 1991 में जब कुवैत क्राइसिस हुई, उसके बाद फर्स्ट इराक वॉर हुई, तो उसमें सऊदीज़ ने अमेरिकन ट्रूप्स को अलाउ कर दिया अपनी टेरिटरी के अंदर, उन्होंने एक बेस बना लिया यहाँ पर आगे और सद्दाम को कुवैत से बाहर निकाल दिया। तब से ही सऊदी हमेशा ही अमेरिकन सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर रहा और अमेरिका एक रिलायबल पार्टनर भी रहा सऊदी की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्पेशली 2003 इराक वॉर के बाद जब इन्वेजन हुआ इराक के अंडर अमेरिकन और सद्दाम को हटाया गया, तब से ईरान को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया मिडिल ईस्टर्न रीजन में, और ईरान एक पूरा न्यूसेंस बन गया और थ्रेट बन गया इन गल्फ कंट्रीज़ के लिए, स्पेशली सऊदी, क्योंकि सऊदी एक सुन्नी मोनार्की है और सुन्नियों का रिप्रेजेंटेटिव है पूरे वर्ल्ड में, इस्लामिक वर्ल्ड में। और शिया जो ईरान एक शिया कंट्री है तो वो शिया को रिप्रेजेंट करता है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में। तो ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट थी जिसमें सऊदी अपने आप को वीक फील करने लग गया और ईरान की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ईरान तो अभी पिछले दिनों में जैसे मैंने बताया कि इसराइल के अटैक से कमज़ोर हो गया, लेकिन इसराइल के स्पेशली अंडर नेतन्याहू जो इनकी एग्रेशन है अभी कतार तक पहुँच गया, और कतार एक मेजर बेस है यूएस कमांड का मिडिल ईस्टर्न रीजन में। जो यूएस की जो सेंट्रल कमांड है जो मिडिल ईस्टर्न रीजन को देखती है या साउथ एशियन रीजन को देखती है, उसका हेडक्वार्टर कतार के अंदर ही है। अभी थोड़े दिनों पहले इसराइल और ईरान की भी जब लड़ाई हुई थी तो कतार के ऊपर ही ईरान ने मिसाइलें मारी थी। तो ईरान अब कहीं ना कहीं सऊदी को ये लगने लग गया है कि हमारे को सिर्फ अमेरिका या इसराइल के साथ क्लोज रह के हमारी सिक्योरिटी को हम एड्रेस नहीं कर सकते, सिक्योरिटी नीड्स को। और साथ में हुतीज़ का भी उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि हुतीज़ यमन से बहुत ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं जो सऊदी टेरिटरी में घुस के सऊदी के ऊपर अटैक कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके एयरपोर्ट्स हैं। तो ये सऊदी के लिए अब ये थ्रेट है यमन में। तो इसलिए उन्होंने थोड़े दिनों पहले क्या किया, ईरान के साथ एक डील साइन कर ली कि हम अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लेते हैं, क्योंकि सऊदी जो अभी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो इकोनॉमिक एडवांसमेंट चाहते हैं अपनी कंट्री का। उन्होंने प्लान 2030 बना रखा है जिसके अंडर एक वो नई सिटी बना रहे हैं सऊदी में जिसका नाम है नियोम। साथ में वो वुमेन को ड्राइविंग अलाउ कर रहे हैं। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मेजर सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक चेंजेस ला के आ रहे हैं सऊदी सोसाइटी के अंदर। तो वो अभी चाहते नहीं है ये जो फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट है इनके अंदर बढ़ना।
एंटेंगल होना। तो इसलिए उन्होंने ईरान के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज कर ली 2023 में, ताकि हुतीज़ वाला जो थ्रेट है, क्योंकि हुतीज़ को बैक फाइनेंस आर्म्स सब प्रोवाइड ईरानियंस ही करा रहे हैं, तो ईरानियंस का कंट्रोल है हुतीज़ के ऊपर, और वो हुतीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं देखो भाई सऊदी के ऊपर अटैक मत करो। तो सऊदी के लिए इंपॉर्टेंट है ईरान के साथ क्लोज रिलेशन बनाना, इसलिए 2023 में उन्होंने नॉर्मलाइज कर लिया अपने रिलेशन ईरानियन के साथ। दूसरा, उन्होंने चाइना के साथ भी बहुत क्लोज हो रहे हैं पिछले ईयर्स में, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स में बढ़ रहा है पिछले कुछ डेकेड्स में, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन के निकला है चाइना 80s 90s और अर्ली 2000 के डेकेड में। जब अमेरिका प्री ऑक्यूपाइड था वॉर ऑन टेरर इराक अफगानिस्तान में, तब चाइना अपने जो विंग्स हैं और जो अपने इन्फ्लुएंस है उसको पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोपियन रीजन में फैला रहा था, और अब वो एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन के निकला है, और साथ में उसकी आर्म्स इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है पिछले दिनों में। तो सऊदी चाहता है कि हमारे रिलेशन चाइनीज़ के साथ भी अच्छे रहें, तो चाइना अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। उसी डाइवर्सिफिकेशन के अंडर उन्होंने ये डील की है जो पाकिस्तान के साथ की है। अब इसमें दोनों पार्टीज का फायदा क्या है? पहला फायदा ये है कि सऊदीज का जो सिक्योरिटी डाइवर्सिफिकेशन है, जो उनकी डिपेंडेंस है अमेरिकन सिक्योरिटी के ऊपर, वो कम हो जाएगी अगर उनके अलाइज पाकिस्तान और चाइना जैसे के साथ क्लोज रिलेशन हो जाते हैं। तो जो कि अब क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो पाकिस्तान की हेल्प सऊदी के लिए काफ़ी काम आने वाले दिनों में अपनी सिक्योरिटी को डाइवर्सिफाई करने के लिए। दूसरा, पाकिस्तान ने गल्फ वॉर के टाइम पे जो 1991 में हुई थी सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट, उस टाइम भी ट्रूप्स प्रोवाइड किए आए थे सऊदीज़ को टू फाइट अगेंस्ट सद्दाम हुसैन इन कुवैत। तो मतलब इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है पाकिस्तान हमेशा से सऊदी का। तो ये कोई नई बात नहीं है, बस अब ये है इसको रिटर्न में डील कर लिया, पहले अनरिटर्न डील थी दोनों कंट्रीज के बीच में। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी आर्मी, जो पाकिस्तानी पर्सनल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है वॉर के मामले में। अभी जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ट्रेडर कंट्रीज हैं, उनका कोई सीवी इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं वॉर के मामले में, वो कम ही लड़ाई लड़ते हैं, पैसों में ही सब चीज़ें सेटल कर लेते हैं, चाहे वो कतार हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदीज हो, वो फंड करते हैं फॉरेन आर्मीज़ को जैसे, या प्रॉक्सी फोर्सेज को अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग रीजन्स में, लेकिन वो डायरेक्टली किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होते, उनके ट्रूप्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है वॉर का। जबकि पाकिस्तान ने 3 या 4 मेजर वॉर तो इंडिया के साथ ही लड़ी हैं, साथ में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान वॉर के अंदर भी। तो इनके ट्रेंड पर्सनल है, इनको नॉलेज है वो वॉर के बारे में, और जो गल्फ कंट्रीज है उनका सीवी थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस मामले में। तो इसलिए पाकिस्तान एक वो एडिड एलिमेंट प्रोवाइड करेगा कि उनकी नॉलेज और उनके ट्रूप्स का जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ सऊदी ट्रूप्स को हेल्प करेगा वॉर गेम्स में और वॉर एक्सरसाइजेज में, समझने के लिए कि मॉडर्न डे कॉन्फ्लिक्ट कैसी है और उसको कैसे लड़ा जाता है। तीसरा मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान बेसिकली एक प्रोक्सी है चाइना का। तो चाइना का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मैंने अभी बताया, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है पिछले सालों में। अब वो टैंक्स भी बना रहे हैं, फाइटर जेट्स भी बना रहे हैं, मिसाइल्स भी मॉडर्न टाइप की बना रहे हैं। तो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की एक एक्सेस हो जाएगी सऊदी के लिए पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जो इंडिया के साथ रिसेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें पाकिस्तान ने चाइनीज़ एयरक्राफ्ट का और चाइनीज़ मिसाइल का इफेक्टिवली यूज़ किया और अपनी पावर को दिखाया पूरी दुनिया को। उन्होंने इफेक्टिव लड़ाई को, चाहे वो हार गए हो इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने अपनी पावर का शो केस किया और अपनी जो मिलिट्री हार्डवेयर है जो चाइनीज़, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा बैटलफील्ड में। राफेल तक जैसे जो एडवांस फाइटर जेट है इंडिया के पास, वो भी 2-3 गिर गए इस वॉर के अंदर। तो मतलब पाकिस्तान की एक्सपर्टीज, चाइना का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो भी एक्सेस हो जाएगा इस डील के बाद में। अब पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है इस डील से? जैसे मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान हमेशा ही इकोनॉमिकली पुअर कंट्री रहा है, तो सऊदी इसके बाद डीप पॉकेट है, क्योंकि सऊदी के पास ऑयल बहुत ज़्यादा है, सऊदी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। तो सऊदीज हमेशा ही हेल्प करते आए पाकिस्तान की, अब आगे भी इसी मामले में हेल्प करेंगे। जब भी उनको लोन चाहिए हो, जब भी उनको कोई एनर्जी नीड की ज़रूरत हो या ऑयल, क्रूड ऑयल चाहिए, उनके पास पैसे नहीं है, तो उनको डेफर्ड पेमेंट के ऊपर लोन मिल जाएगा कि आप बाद में पैसे दे देना, अभी हमारे से तेल ले लो। तो ये सऊदी एक पाकिस्तान को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, और साथ में पाकिस्तान का ग्लोबल पॉलिटिक्स में हेफ्ट बढ़ाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है, जब भी उसकी इंडिया पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, स्पेशली आफ्टर कारगिल, तो हमेशा ये पोर्ट्रे किया गया है कि ये बायलैटरल इशू है। तो इस बायलैटरल इशू में पाकिस्तान बहुत वीक पड़ जाता है। अभी सऊदी को साथ उन्होंने डिफेंस डील करने के बाद ये हो गया है, कल पाकिस्तान के साथ इंडिया की कोई लड़ाई होती है तो पाकिस्तान ये पोर्ट्रे कर सकता है कि सऊदी और पाकिस्तान एक क्लोज पार्टनर्स हैं और पाकिस्तान बैठा है, सऊदी बैठा है, और इंडिया और सऊदी के हमेशा ही अच्छे रिलेशन हैं। तो इसलिए अभी आने वाले टाइम में इंडिया जब भी कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा पाकिस्तान के साथ, तो वो एक ही एडिट एलिमेंट ऐड हो जाएगा कि भाई अब हमारे को सऊदी जो
कैलकुलेशंस और सऊदी इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होगा इस वॉर के अंदर। तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है इस सऊदी पाकिस्तान डील के साथ। अब इंडिया के लिए क्या मेजर प्रॉब्लम है इस पूरी डील के अंदर? इंडिया के लिए मेजर प्रॉब्लम ये है कि अब ये बायलैटरल इशू नहीं रहा, जैसे मैंने अभी समझाया। कल से अगर कोई इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट होती है नियर फ्यूचर में, तो उसके अंदर ये इशू मल्टीलैटरल बन सकता है, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान की इस डील के कारण, जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है कि वॉर ऑन वन कंट्रीज वॉर ऑन ऑल कंट्रीज। सेम यहाँ पर है कि सऊदी के ऊपर अटैक या पाकिस्तान के ऊपर अटैक, दोनों कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। तो ये इशू आने वाले टाइम में बायलैटरल नहीं रहेगा, मल्टीलैटरल हो जाएगा, जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा ये है कि गल्फ कंट्रीज हमारे लिए एक मेजर सोर्स है एनर्जी का। हम कतार से बहुत ज़्यादा एलएनजी लेते हैं, सऊदी से हम क्रूड ऑयल लेते हैं, तो ये हमारे क्लोज पार्टनर भी हैं। तो ये जो एनर्जी का हमारे लिए वाइटल सोर्स है और इनके साथ हम अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकते हैं। तो ये एक साथ में जो ये नई डील हुई है, इसने जो ये पहले ही उलझन है इतनी जियोपॉलिटिक्स में, जितना ये तमाशा चला हुआ जियोपॉलिटिक्स का, उसके अंदर एक इस मैट्रिक्स के अंदर एक और नया स्ट्रिंग जोड़ दिया है, और अब ये कॉम्प्लेक्स जो गेम है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो साथ में ये हमारे लिए प्रॉब्लम रहने वाली है। और तीसरा इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का लो स्किल्ड लेबर जो है, अनस्किल्ड और स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर जो है, जैसे ड्राइवर्स हैं या होम सर्वेंट्स हैं, जो सऊदी और गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं काम करने के लिए, और वहाँ से हमारे को बहुत ज़्यादा रेमिटेंस आती है, और साथ में दुबई तो इंडिया का दूसरा घर ही है एक तरह से। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे क्लोज हैं, हम इनसे एनर्जी लेते हैं और साथ में हम इनको लेबर प्रोवाइड करते हैं जिनसे हमारे को फॉरेन करेंसी आता है। तो ये एक काफ़ी क्लोज रिलेशन है इंडिया और सऊदीज का और गल्फ कंट्रीज का। तो ये रिलेशन कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए सऊदी पाकिस्तान डील के बाद। और इसमें ये जो एडिड एलिमेंट आया पाकिस्तान वाला, इससे इंडिया के रिलेशंस को हार्म होने वाला है नियर फ्यूचर के अंदर। अब इंडिया के साथ ये दिक्कत होने का एक बड़ा कारण है इजरायली, इंडिया की जो इजरायली पॉलिसी है। इंडिया ने पिछले दिनों, इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है इसराइल के मामले में। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुई तो इसराइल और इंडिया की इंडिपेंडेंस लगभग साथ में हुई। 1948 में इसराइल बना, 1947 में इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस। तब से इंडिया ने हमेशा ही वन साइडेड पॉलिसी रखी है इसराइल को लेकर। 1948 से लेकर 91 तक इंडिया की वन साइडेड पॉलिसी रही इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करने की। हमेशा ही मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज, इनको सपोर्ट करना अगेंस्ट इसराइल। जबकि इसराइल 1967 और 73 वॉर में उसने दिखा दिया कि वो एक बहुत पावरफुल प्लेयर है मिडल ईस्टर्न की पॉलिटिक्स में, लेकिन इंडिया ने कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि उसके साथ रिलेशन हमारे लिए क्लोज होना फायदेमंद होता उस टाइम पे। तब हमेशा कांग्रेस गवर्नमेंट की पॉलिसी रही कि कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करना है इसराइल स्टेट को। 91 के बाद हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, हमारे रिलेशन नॉर्मलाइज हुए। पर जब से बीजेपी आई है तो बीजेपी का हमेशा से एजेंडा ये रहा है कि इसराइल को ही एक क्रेडिबल सिक्योरिटी पार्टनर दिखाना। इसराइल ने हमारी हमेशा मदद भी की है और हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं इसराइल के साथ और अभी भी हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप वन साइडेड रहोगे तो उसमें दिक्कत ये है कि आप बाकी कंट्रीज को एलिनेट कर दोगे। अभी इसराइल ने क्या किया है, बाकी कंट्रीज को गाजा वॉर के बाद एलिनेट कर दिया है। जैसे वो सीज फायर नहीं कर रहा है गाजा में, उसके बाद यूनिलेटरली रिकॉग्नाइज कर दिया है कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया ने पैलेस्टीनियन स्टेट को। पहले ये था ओस्लो अकॉर्ड के बाद कि जब भी दो स्टेट बनेंगे, दो स्टेट सॉल्यूशन की बात ये हमेशा चलती है इसराइल और पैलेस्टीन के इश्यू में, तो दोनों स्टेट बनेंगे तब म्यूचुअली एग्री करके दोनों स्टेट के सॉल्यूशन के बाद ही दोनों स्टेटों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन अब यूनिलेटरल रिकॉग्निशन हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा पैलेस्टीनियन इशू को, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ये समझ रहे हैं यूएस के ट्रम्प को छोड़कर, अगर कल डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो नेतन्याहू के लिए यूएस में भी दिक्कत होने वाली है। लेकिन अभी ट्रम्प है तो ट्रम्प और नेतन्याहू के फ्रेंडली रिलेशन है, इसलिए नेतन्याहू यूएस की साइड से तो सेफ है। लेकिन बाकी जितने वेस्टर्न कंट्रीज है वो सारे के सारे नेतन्याहू के अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इस वॉर को बढ़ाते जा रहे हैं और टू स्टेट सॉल्यूशन को एक तरह से खत्म कर रहे हैं। अगर वो ऐसे ही चलते रहे और जैसे ट्रम्प ने बोला है कि गाजा के अंदर अभी ट्रम्प टावर बनाएंगे और गाजा की सारी पॉपुलेशन को निकाल देंगे, ये एक फेक और फुद्दू आइडिया है, क्योंकि ऐसे आइडियाज से टू स्टेट सॉल्यूशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा और मिडिल ईस्ट में कभी स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो ये जो काम कर रहे हैं नेतन्याहू, इसी इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है मिडिल ईस्टर्न रीजन में और एक नए टेरर ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दे रही है। आने वाले टाइम में फिर से टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं पूरे ग्लोब में, जो ये इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के कारण 9/11 और उससे पहले जो पूरी दुनिया में हुआ वो हम सब ने देखा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेतन्याहू, और ये टू स्टेट सॉल्यूशन को खत्म कर रहे हैं। और इंडिया पूरे इसराइल को ब्लाइंडली बैक कर रहा है पिछले 10 सालों से। हर रेजोल्यूशन में इंडिया ने इसराइल का साइड लिया है। पहले जैसे पैलेस्टीन की साइड लेता था 91 से पहले, अब पिछले 10-15 सालों में इंडिया पूरा ब्लाइंडली इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अभी जो न्यूयॉर्क रेजोल्यूशन आया है थोड़े दिनों पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो फ्रांस और सऊदी स्पॉन्सर्ड है, जिसमें टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हो रही है और पीसफुल रेजोल्यूशन की बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट की, उस रेजोल्यूशन को इंडिया ने सपोर्ट किया। वरना इंडिया या तो एब्सटेन करता है या अपोज करता है जो भी रेजोल्यूशन आता है पैलेस्टीन के सपोर्ट में। तो इंडिया की जो ये ब्लाइंड पॉलिसी है टुवर्ड्स इसराइल, ये इंडिया के रिलेशंस को कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है, क्योंकि इंडिया के लिए इसराइल की तरह
ही ईरान और सऊदी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इस पूरे रीजन में, वरना ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाएगी और पाकिस्तान इस सिचुएशन का एडवांटेज लेता जाएगा। थैंक यू।